Hello everyone, a very warm welcome to class 10th and 12th Insights। तो इस लेक्चर से हम वन शॉट सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी की, जिसमें हम हर एक दिन एक एक चैप्टर कवर कर देंगे। ठीक है, तो हम आज वेरी फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं। जिनके भी बैकलॉग्स हैं वो ये सीरीज में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्लास 12 की भी सीरीज आएगी बायो की। और अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो 11 12 दोनों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपका 11th हो गया है तो इससे रिवीजन हो जाएगी। कोई भी देख सकता है ये सीरीज बेसिकली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड से। उसके पहले आपने एनसीईआरटी में देखा होगा लेफ्ट साइड पर अर्न्स्ट मेयर की एक पिक्चर है और उनकी बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नीट 2025 का पेपर देखा होगा तो वो एक बार हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, राइट? या इट इज विजिबल, फाइन। सो अगर मैं अंत मेयर की बात करूं तो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दो ही है। पहली से एक डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसे बोला जाता है, ये बार बार क्वेश्चन आएगा। आंखें बंद करके आपको अर्न्स्ट मेयर पर टिक मारना है। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी। ये अर्न्स्ट मेयर को बोला जाता है क्योंकि उन्हें तीन अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो एक बार हम इसे पढ़ लेंगे। देखो, born on 5 July 1904 in Captain Germany. Ernst Mayr, the Harvard University evolutionary biologist, who has been called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all the time. ये भी पूछा जाता है कि किसे हम 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम बोला गया था, तो वो अंश मेयर है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। उसके अलावा आज तक कुछ पूछा नहीं गया। ठीक है, मेनली डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, दूसरा ट्रिपल क्राउन, और एक ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में कौन आता है, तो वो है आपका आंस मेयर। मेयर joined Harvard's Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975. Assuming the title Alexander Agassiz Professor of Geology Emeritus throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। क्लास 12th में पढ़ोगे आप इवोल्यूशन, और ये जो दो टर्म है आप एमबीबीएस में पढ़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो नहीं है। He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. Mayer was awarded three prizes, widely regarded as the triple crown of biology. अब कौन से तीन प्राइजेस हैं? द बलजान प्राइज, ये आपको खाली नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े से ईयर की तो जरूरत नहीं है। Balzan Prize, International Prize for Biology, and Crawford Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in year 2004. देखो, he was born on 1904, he died in 2004. ठीक है, which is 100 years he has spent, and his research and discovery in biology is incredible. ठीक है, इतनी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट थी। अभी हम बढ़ेंगे लेसन की ओर। तो द लिविंग वर्ल्ड देख लेते हैं। द लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें
तो लिविंग में बहुत सारी चीजें आ जाती है। ओके, इट इज नॉट ओनली us human beings, it is all the living organisms. आपको पता है पहले आए थे सेल, सेल से बने टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम वी गेट ऑर्गेनिज्म। इतना सबको पता है, राइट? तो अगर हम लिविंग की बात करें, अ पर्सन हु इज लाइक रिस्पॉन्सिंग टू द एनवायरमेंट, ही हैज कॉन्शियसनेस। या अगर मैं बताऊं आपको, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम लिविंग किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट आर द क्राइटेरिया जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये पर्सन लिविंग है और ये पर्सन डेड है। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। मेरा कर्सर कहाँ गया? जस्ट वेट। हाँ, गॉट इट। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अब देखो, व्हाट इज लाइफ? Life is a unique, complex organization of molecules expressing through chemical reaction which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. अब ये definition आपको नहीं लिखनी है, important नहीं है, ठीक है? ये हम पढ़ेंगे कि living organism हम कैसे differentiate कर पाएंगे। लाइफ क्या है आपको खाली समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनकर एक ऑर्गेनिज्म लाइफ बनी है बेसिकली, ठीक है? और वो उसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो एडप्ट कर रहा है सराउंडिंग के साथ। नाउ अगर गर्मी होती है तो फिर आप कॉटन क्लोथ्स पहनते हो, राइट? विंटर है तो आप स्वेटर्स पहनोगे, वुलन क्लोथ्स पहनोगे, तो आप एडप्ट कर रहे हो सराउंडिंग के साथ। फाइन। रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म हो रहा है ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है? इसे हम लाइफ कहेंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के रखो। ठीक है, बेसिकली बायो में कंसेप्चुअल चीजें आपको समझनी है, थोड़ी चीजें रटनी भी पड़ती है। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डैश डैश एंड डैश इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो वो क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है और सेल्फ रेगुलेटिंग है, ठीक है? It is self-replicating, evolving और self-regulating. Getting my point? तो ये important है डेफिनेशन। मेक श्योर करना है आप अपने वन शॉट के लिए एक अलग से बुक बनाओ, उसमें ये सब डेफिनेशंस लिखते जाओ, आपको बहुत हेल्प होगी जब टेस्ट आएगा आपका। 20 चैप्टर्स आपको एक साथ करने होंगे, तो ये जो बुक होती है वो बहुत यूजफुल होती है। अब समझ में नहीं आएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, हर एक चैप्टर को रीड करने से अच्छा शॉर्ट नोट्स पढ़ के आप निपटा सकते हो चैप्टर को, ठीक है? फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। अब इनमें से हम सेग्रीगेट करेंगे कि कोई रियली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, ठीक है? अब जैसे कि अगर मैं ग्रोथ ले लूं, पहले ग्रोथ को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो इट इज जस्ट इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ठीक है? आप बोलोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो होता है, ग्रोथ होती है, राइट? जैसे कि अगर आप खुद को देखोगे, आप आज से 6 साल पहले छोटे थे, अभी हाइट बढ़ गई है, तो ये क्या है? ग्रोथ। वेर एज अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, माउंटेन की कभी हाइट बढ़ती है? यस, उसकी भी हाइट बढ़ती है। उसके आउटर सरफेस पे मटेरियल कोई जमा हो जाए, ठीक है, सपोज सैंड, उसके आउटर सरफेस पे अगर जमा हो जाए तो हम बोलेंगे हाइट बढ़ेगी, फिर वो भी तो ग्रोथ हुई, ठीक है? तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? ये हम आगे जानेंगे, सस्पेंस बना कर रखें। सेम अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है, इन ह्यूमंस ऑल्सो सम आर स्टेराइल, दे कैन रिप्रोड्यूस। तो क्या रिप्रोडक्शन सही में मायना रखता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए? अगर जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, क्या वो नॉन लिविंग है?
ये हम जानेंगे आगे। अपने म्यूल भी, वर्कर भी, म्यूल, ये सब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, राइट? वो हम आगे पता लगेंगे। मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी आपके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है? तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? क्या नॉन लिविंग्स में ये केमिकल रिएक्शन उनके अंदर होते हैं? नॉन लिविंग्स में ये हम जानेंगे। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया, सेल है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। क्या ये ऐसा ही प्रोसीजर नॉन लिविंग में भी चलता है? क्या उनमें भी सेल्स हैं, उनमें भी टिश्यू है? ये हम प्रूव करेंगे आगे तो पता चलेगा। कॉन्शियसनेस, अगर मैं किसी भी चीज को हाथ लगाऊं, सपोज देर इज अ हॉट पैन, अगर मैंने उसे टच किया, फटाफट मैं हाथ पीछे लूंगी, राइट? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, क्लास 10 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, राइट? इफ आई टच समथिंग हॉट, इमीडिएटली माई हैंड गोज बैक। ये कॉन्शियसनेस है। क्या नॉन लिविंग में भी है? अगर मैं पत्थर को गरम पैन पे रखूं, क्या वो खुद पीछे हो पाएगा? दैट्स अ क्वेश्चन। ये हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले ग्रोथ की बात करें तो वो कुछ भी नहीं है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर बाय सेल डिवीजन। ठीक है? अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो, उनमें क्या होता है, एक ही सेल होता है। ठीक है? यूनिसेलुलर में एक ही सेल है। एक सेल को अगर मैंने डिवाइड किया दो पार्ट, वो बने दो सेल्स, तो वो इंक्रीज इन नंबर हुआ, तो उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। फाइन। अब इन प्लांट, ग्रोथ जो है ये नीट में पूछा गया है बहुत बार, आगे भी पूछा जा सकता है, और अगर आप मॉक टेस्ट भी दोगे नीट के लिए, ये क्वेश्चन आता है। प्लांट्स में ग्रोथ जो है कंटिन्यूअस होती है लाइफ स्पैन तक, मतलब वो जब तक मरेंगे तब तक उनकी ग्रोथ होती रहे। ठीक है? एनिमल्स में ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी हाइट जो है अभी स्टॉप हो गई होगी, किन किन की स्टॉप हो गई होगी, कोई कोई थोड़े से बढ़ रहे होंगे। ठीक है? इट डिपेंड्स, अप टू सर्टेन एज उनकी भी स्टॉप हो जाएगी। तो प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअस है, वेयरएज एनिमल में ग्रोथ सर्टेन एज के बाद रुक जाती है। हाउएवर सेल डिवीजन occurs to replace lost cell। लेकिन सेल डिवीजन जो है वो आपके मरने तक स्टार्ट रहेगा, क्योंकि जो भी खराब सेल्स है उन्हें भी तो निकालना है, राइट? आगे बढ़ेंगे। अगर ग्रोथ जो है इंक्रीज इन मास एंड साइज है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो ग्रो कर रहा है। जैसे कि अगर आप उनके सरफेस पे कुछ भी डाल दो, वो भी तो ग्रोथ ही हुई उनकी, क्योंकि मास में, वेट में तो इंक्रीज हो ही गया, राइट? सो ग्रोथ इज नॉट अ defining property of living organism. In living organism, growth is from inside. यहाँ पे समझना, ग्रोथ को हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? क्योंकि नॉन लिविंग में भी हो रही है, लिविंग में भी हो रही है, खाली फर्क ये है कि लिविंग में वो अंदर से हो रही है, नॉन लिविंग में वो बाहर। ठीक है? अगर अब हम आ गए रिप्रोडक्शन पर, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या है? ऑफस्प्रिंग having features similar to those of parents। ठीक है? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली, दो टाइप से होता है। देखो, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे प्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी सब पॉइंट एनसीईआरटी है। ठीक है? बेसिकली, तो अगर मैं एक ऑब्वियसली सिंगल सेल की बात करूं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, उनमें
वो डिवाइड करेंगे तो वही ग्रोथ हुई और रिप्रोडक्शन में उनका वही हुआ। तो वही लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिविजन। अब मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे कि मेरा आपको होता है म्यूल, वर्कर बीस, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। Hence, reproduction is not a defining property of living organs. देखो, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही रिजेक्ट हो चुके हैं क्योंकि वो नॉन लिविंग में भी हो रही है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, मतलब वो लिविंग नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म पे आए। सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, वो है मेटाबॉलिज्म। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्योंकि अगर आप रॉक की बात करो, पत्थर की बात करो, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं अंदर? नहीं, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब ह्यूमन बींग लो, उसने खाना खाया, एक एग्जांपल, ठीक है, खाना खाया, उसके मुंह में रिएक्शन चलेगा, उसके इसोफेगस में रिएक्शन चलेगा, उसके स्टमक में रिएक्शन चलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब में रिएक्शन चालू ही है। वो कुछ नहीं भी खा रहा तो भी रिएक्शन चालू है बॉडी में। हार्ट भी चालू ही है, राइट? हार्ट बंद तो इंसान खत्म, बेसिक, राइट? तो रिएक्शंस अगर चालू है बॉडी में तो वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे ही हमने मेटाबॉलिज्म बोला है। ठीक है। रिएक्शंस नहीं है तो नॉन लिविंग है। उसके बाद देखो, metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system. Isolated metabolic reaction in vitro are not living things, but are living reactions. अब यहाँ पे एक बात समझना, जो भी चीजें इन विट्रो होती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर हम एग और स्पर्म को बाहर फ्यूज करवाएं तो क्या वो लिविंग रिएक्शन है? यस, इट इज अ लिविंग रिएक्शन। फिर हम उसे लिविंग थिंग बोलेंगे या नॉन लिविंग थिंग बोलेंगे? इट इज नीदर लिविंग नॉर नॉर नॉन लिविंग। ठीक है। रिएक्शन लिविंग है। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ेंगे। अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, organisms are made up of one or more cells, ठीक है। इट इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि रॉक की बात करें तो उसमें सेल नहीं है, टिश्यू नहीं है, ऑर्गेन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ठीक है। इट इज एबिलिटी। अब देखो, कॉन्शियसनेस की अगर बात करो, ability of the organism to sense their environment as response to environmental stimuli। ठीक है। All organisms are aware of their surrounding, so it is defining property। कॉन्शियसनेस भी डिफाइनिंग है। अब लेकिन ह्यूमन को ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है। ह्यूमन आर सेल्फ अवेयर। तभी आपको पता है व्हाट यू नीड। अब आप उठोगे मॉर्निंग में, आप खाओगे, रेस्ट करोगे, पढ़ाई करोगे, you know that what is good for me, what is bad for me। ठीक है। Now if you are going to a path, suppose, take a easy example, if there is a huge lake, okay, you don't know swimming, तो आप नहीं जाओगे, या आपको पता है आप वहां पे डूब जाओगे, राइट? यही बात अगर आप एनिमल से पूछो, उन्हें नहीं पता होगा, राइट? दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। आपको बहुत सारी चीजें पता है जो एनिमल्स को नहीं पता खुद के बारे में। फर्स्ट थिंग, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस। जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखो, I hope the screen is visible to all of you. Fine. Just wait.
अब अगर अभी मैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, दो इंपॉर्टेंट चीजें। कितने स्पीशीज है टोटल? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ, याद रखना, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। एक और आ जाता है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, टेक्सोनॉमी के अंदर चार चीजें आती है बेसिकली, जिसे आप याद कर सकते हो। एक टेक्निक है, CICN, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। इन चारों को मिला के आप बोलोगे टेक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ ये चार चीजें। गेटिंग माई पॉइंट? एनसीईआरटी में ये चार ही चीजें लिखी हुई हैं, तो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ेंगे, फटाफट फटाफट। देखो, और सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक्स लैटिन वर्ड से लिया गया है सिस्टमा, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ये डील करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। मतलब देखो, अभी आपको पता है, आप हो सेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है? तो उन्होंने ये कैसे निकाला होमोसेपियंस? उन्होंने देखा कि व्हाट इज सिमिलैरिटी इन ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ होमो ग्रुप। फिर उन्होंने ये जो सिमिलैरिटीज है ऑर्गेनिजम्स में, उन सबको होमो ग्रुप में डाला। ठीक है, होमोजीनस बना, सेपियंस स्पीशीज बना। ऐसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो निकाले ऑर्गेनिज्म के बीच में, उन्हें हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब सिस्टमा नेचुरे इज द बुक रिटन बाय लिनस। इस चैप्टर में आपको एक आएगा, कैरोलस लिनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में पूरा इनका रोल है। जहां पर भी पूछे ना ये किसने लिखा है, तो लिनस ही है। खाली एक जगह पर दूसरा नाम आएगा, अब वो कहाँ पर आएगा वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दो ही साइंटिस्ट लिखे हैं इसमें बेसिकली, मोस्टली लीनस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको चार चीजें बताई थी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूं, understanding of characters of organisms such as external and internal structure, structure of cell, development process, ecological information, etc. Identification, it is the correct description of the organism so that the naming is possible. Classification, it is the basis of organisms. Grouping of organisms into convenient category based on easily observable characters. एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। ठीक है, मतलब जिनके कैरेक्टर्स कॉमन है उन्हें एक साथ रख दो, सिंपल। फिर आता है आपका नॉमेनक्लेचर। अब कैरेक्टर्स कॉमन आ गए, उनको एक नाम रख दो, कॉमन नेम। ठीक है, इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे कि मैंगो को हम बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है इसमें? जीनस है, इंडिका स्पीशीज है। गेटिंग माय पॉइंट? Binomial nomenclature is nothing but naming a thing with two names। ठीक है, एक आएगा उसका जीनस, दूसरा आएगा उसका स्पीशीज। The system of naming with two components is called as binomial. What is binomial? Bi means दो, nomial मतलब नाम, दो नाम किसी को देना, binomial nomenclature. It is proposed by Linus। अब ये इंपॉर्टेंट है।
बॉटनिकल नेम जो है रूल्स के बेसिस पर दिया गया है, ठीक है, दिया जाता है बेसिकली। और ये किसने सेट किया है? आईसीबीएन ने, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो एनिमल्स है उनके लिए है आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है इनसे, इसलिए मैंने हाईलाइट करके फॉर और ऑफ को बोला, ठीक है। जस्ट वेट, लेट मी चेक यहाँ पे अगर हो पाता है कुछ तो कर देते हैं। फाइन, हियर वी गो। यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, इधर आएगा ऑफ, ठीक है। आईसीबीएन में फॉर आता है, आईसीजेडएन में ऑफ आता है। यहाँ पे बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसीलिए नीट में ये पूछा जाता है। फॉर भी दिया जाएगा आपको, ऑफ भी दिया जाएगा, आपका डिसीजन है आपको कौन सा लेना है। करेक्ट यही है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। गेटिंग माई पॉइंट? शैल बी मूव अहेड, तो ये आप करेक्शन कर देना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। अब यूनिवर्सल रूल्स, तो बेसिकली आपको पता है कि साइंटिफिक जो नेम है वो हम लैटिन में लिखते हैं। सॉरी, वो लैटिन में होते हैं और हम इटैलिक्स में लिखते हैं उन्हें। देखो, जीनस में आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है, स्पीशीज में फर्स्ट लेटर स्मॉल आ जाता है। अगर आप खुद से लिख रहे हो तो उसे अंडरलाइन करना है सेपरेटली, ठीक है। और जो फर्स्ट लेटर होता है वो जीनस होता है, सेकंड लेटर होता है स्पीशीज, और जिसने ये नाम दिया उनका नाम लास्ट में आप एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि लिखा है लीनस, LINN, विच इज लीनस, फाइन। So genus name starts with capital letter and species name with small letter. Author's name in abbreviated form appears at the end of the biological name. Getting my point? Moving ahead. अब taxonomic categories है, देखो। Classification involves hierarchy of steps in which each step represent a taxonomic category. ठीक है, हर एक स्टेप क्या है? taxonomic category है। All categories together constitute a taxonomic hierarchy. सब इंडिविजुअली टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, सबको मिलाकर टेक्सोनोमिक हायरार्की बन जाती है। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये हर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड अ टेक्सोन, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसे हम टेक्सोन बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है मेमेलिया, ये जो है क्लास का एग्जाम्पल। अब ये जो 7 कैटेगरीज हैं उसे याद कैसे करना है? इट इज, आप एक निमोनिक याद करना। किड्स, किड्स प्लेइंग क्रिकेट ऑन फार्म गिव्स 6। किड्स प्लेइंग क्रिकेट ऑन फार्म गिव्स 6। गेटिंग माय पॉइंट? सो इट इज किंगडम, phylum, class, order, family, genus, species. Moving ahead, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है विच इज ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमंस जो है किंगडम एनिमेलिया में आ रहे हैं। डिवीजन, फाइलम हम एनिमल्स में यूज करेंगे तो हम ह्यूमंस में फाइलम यूज करेंगे, और डिवीजन जो है प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो फाइलम कॉर्डेटा, क्लास ममेलिया, ममेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडे, जीनस होमो, स्पीशीज सैपियंस। अब यहाँ पे एक आपको बात याद करनी है। अगर आप फैमिली लिखोगे ना, फैमिली में लास्ट में आपको ए ही मिलेगा। ए, ACAE मिलेगा, ठीक है। बेसिकली किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी में ACAE इज कॉमन थिंग फॉर फैमिली। और अगर आप ऑर्डर लिखोगे तो आपको एज मिलेगा, ALES। ये पूछा जाता है नीट में, फाइन। फैमिली में कॉमन ACAE होता है,
किन किन में नहीं होता कॉमन। कॉमन मतलब क्या, बहुत सारे में होता है, एक दो एक्सेप्शन के साथ। ठीक है। ऑर्डर में आपको ALES मिलेगा, कॉमन। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो, व्हाट इज स्पीशीज? इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। दिस इज लोएस्ट कैटेगरी। अब इसमें जो है सिमिलर कैरेक्टर्स आपको मैक्सिमम दिखाई देंगे। पोटैटो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। और ब्रिंजल सोलेनम मेलनगेना। ठीक है। लायन पेंथेरा लियो, लायन लियो, टाइगर टाइग्रिस, लेपर्ड पार्डस। फाइन, इतना याद होना चाहिए आपको। जीनस, it is the aggregate of closely related species. अब देखो, जीनस फैलिस जो होती है कैट के लिए होती है। अब उनकी जो स्पीशीज है, एक है डोमेस्टिकस और दूसरा है काउस। फाइन, चाउस है, काउस कुछ भी बोला। व्हाट इज फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस? फाइन, लाइक सोलेनेसी। अब मैंने बताया ना आपको, सॉरी, ACEAE आता है, मैंने ई खा लिया, माय बैड। ACEAE आएगा, इतना याद रखना मोस्टली। ठीक है। ऑर्डर में, what is order? It's a group of related families. What is class? It is a group of related orders. What is phylum? Group of related classes. Monocotyledon, cotyledon, dicotyledon is a phylum. ठीक है। मोनोकोटिलिडन आपने पढ़ा है, एक ही कोटिलिडन होता है, डाई मतलब दो होता है। किंगडम, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइला और डिवीजन। ये हाईएस्ट कैटेगरी है, इसमें सिमिलरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म बहुत कम हो जाती है। ठीक है। सो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में ये चार्ट बनाया गया है। मैन की अगर मैं बात करूं तो उसका बायोलॉजिकल नेम आएगा होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास ममेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, जीनस मुस्का, फैमिली मुसिडे, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा एनाकार्डियासी, सैपिंडल्स। देखो ऑर्डर में ALES आया लास्ट में। ठीक है। क्लास डायकोटिलिडन। और यहाँ पे आएगा डिविजन, क्योंकि प्लांट है मैंगो, राइट। एंजियोस्पर्म, वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम पोएसी, पोएल्स, मोनोकोटिलिडन, एंजियोस्पर्म। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा, जो होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर, चैप्टर नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। जैसे कि आपको पता है टेक्सोनोमिकल एज जो है डिलीटेड है, तो हम क्यों ही पढ़ेंगे, राइट। क्यों न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं मेंशन है। तो आपको एक चीज करनी है अभी, एनसीईआरटी को वापस रीड करना है। ये चैप्टर इजी है वैसे तो, एक बार एनसीईआरटी रीड करो, ये जो शॉर्ट नोट्स है वो देख लो, फिर आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं। बाय एवरीवन।